हेलो हेलो। हाँ, तो सर स्पर्मेटिड, इसमें हमें करना है चेंजेस। चेंजेस के लिए आपके पास एक सेल था सर्टोली सेल। बेटा कौन सा सेल था? सर्टोली सेल के पास एक केमिकल था, एक केमिकल हार्मोन था, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, याद है क्या? सर्टोली सेल प्रोड्यूस विच केमिकल? इससे स्पर्मेटिड चेंज होगा और यहाँ पर एक फंक्शनल स्पर्म मिल जाएगा। फंक्शनल स्पर्म मिल जाएगा जिसको टेल भी है। गॉट इट? तो बेटा ये स्पर्मेटिड, इसको स्पर्मेटिड, इसके ऊपर ये सर्टोली सेल काम करेगा। सर्टोली सेल क्या बनाएगा? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बनाएगा। क्या बनाएगा? उससे क्या होगा? स्पर्मेटिड कन्वर्ट होगा, काय में कन्वर्ट होगा? स्पर्म में। काय में? स्पर्म में। और इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। कल जो लिखा ना आपने, उसके बाजू में ये लिखो, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड टू स्पर्म। मैंने आपको लिख के दिया कि सर स्पर्म में क्या चेंज हुआ। स्पर्म में क्या चेंज हुआ? सर गोल्जी बॉडी एक्रोसोम में कन्वर्ट हुई। जीबी का मतलब गोल्जी बॉडी एक्रोसोम में कन्वर्ट हुई, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हुआ और टेल बनी सर। तो दीज आर द चेंजेस। जीबी का मतलब गोल्जी बॉडी एक्रोसोम में कन्वर्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हुआ। सर कैसे अरेंज हुआ? अरेंज के बाद में लिख स्पाइरल। वो स्पाइरली अरेंज हुआ। स्पाइरली मतलब ऐसे, इसको बोलते हैं स्पाइरल। इसको बोलते हैं स्पाइरल। और टेल फॉर्म हो गई। आज इधर बैठ तू, वहां कहाँ बैठेगा? इधर बैठ, इकड़े हो तू, उसको दिखेंगे नहीं बेटा, इधर बैठ जा। हो गया? हाँ, बता क्या चेंज हुआ? गोल्जी बॉडी कन्वर्ट इनटू, वो बैग का ही नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे अरेंज हुआ और कौन बनी? इस प्रोसेस का नाम? तो स्पर्मेटिड के स्पर्म कन्वर्ट होना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इज कॉल्ड एज। हाँ, अब जो कल की बात है वो देखो। सर कल आपने 4 स्पर्मेटिड बनाए थे, 4 स्पर्मेटिड।
बेटा कल की डायग्राम देख ले, कितने स्पर्मेटिड थे? 4। इसमें 22 ऑटोसोम थे प्लस एक्स क्रोमोसोम था, 22 ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम वाई क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम वाई क्रोमोसोम। कल ऐसे ही था ना? तो दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड जो है नॉन फंक्शनल है। अब ये वाले भाई साहब जो है सब के सब कन्वर्ट होंगे स्पर्म में, ये सब के सब कन्वर्ट होंगे स्पर्म में। तो स्पर्म की डायग्राम ये रही, उसका हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। यहाँ पर सब में ऐसे ही होगा, 22 ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम वाई क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम वाई क्रोमोसोम। मेरा सवाल ये है, तो पहले तो इसको स्पर्म लिखते हैं, स्पर्म ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ, ये एनिमल का वर्ड है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, जूलॉजी का। तो सर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म। मुझे बताओ कितने प्रकार के स्पर्म है? कितने स्पर्म है उन्हें, कितने प्रकार के स्पर्म है? दो। दो प्रकार है ना बेटा, एक का नाम एक्स क्रोमोसोम है, एक का नाम वाई क्रोमोसोम है। प्रकार कितने हैं? दो प्रकार के स्पर्म है। अब बताओ इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम लिखा था? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला था? क्लियर हुआ? तो कल जो आपने लिखा उसको कंटिन्यू करो अभी। बीच में आपने ये लिखा, अभी गड़बड़ कर दी। स्पर्मेटिड के आगे ये लिखो अभी, काय करते विचार रील मदत है ना। आता स्पर्मेटिड दुसऱ्यांदा ड्रॉ कर। स्पर्मिएशन, हो गया सर? समझ में आया? स्पर्मेटिड से बना स्पर्म वाया सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस। चल हो गया। नेक्स्ट, अब स्टेप देख क्या है सर। ये पूरा का पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये है सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर आपने बोला था एक सिंगल सेल था, स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से, मेरी बात सुनते जाना रे, मैं 3 नाम लूंगा यहाँ पे, 3 नाम, उसमें गड़बड़ मत करना। स्पर्मेटोगोनिया से पहले स्पर्मेटिड मिला, क्या मिला? वही 1 बाय 1। और स्पर्मेटिड से लास्ट में कौन मिला? स्पर्म मिला। तो सर स्पर्मेटोगोनिया से कौन मिला? स्पर्म। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से कौन मिला? इससे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। फर्क है दोनों में, कौन सा जेनेसिस?
आपको इतना क्लियर हुआ? व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? तो गोनिया से स्पर्म का मिलना। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? से स्पर्म का मिलना। जैसे एक बार ये स्पर्म बन गया, जैसे एक बार ये स्पर्म बन गया, फिर ये स्पर्म इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर रिलीज होता है। स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आता है। इसके बाहर आने को, इसके बाहर आने को हम यहाँ पे नाम देते हैं बेटा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन। अब 3 डेफिनेशन हो गई सर। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, और स्पर्म का इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना। हो गए 3 स्टेप। ठीक है। हाँ, तो आप जरा लिखिए, तीनों डेफिनेशन लिखो लिखो। आपको ये तो पता ही है ना स्पर्मेटोजेनेसिस, तो भी लिखो एक बार। लिख बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, formation of sperm from spermatogonia called spermatogenesis, spermatogenesis। ये हो गई फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड लिख, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, फ्रॉम स्पर्मेटिड कॉल्ड, बोलो कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। लास्ट लिखो, द रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म from seminiferous tubule, from seminiferous tubule called spermiation, called spermiation, called spermiation। हो गए सर 3 डेफिनेशन। अब नया हेडलाइन लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे पहले जो व्हाइट कलर की है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो व्हाइट कलर की बॉर्डर, क्योंकि स्पर्म एक सेल है, स्पर्म एक सेल है, वी कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला पार्ट है स्पर्म का जिसे हेड बोलते हैं, दूसरा पार्ट है स्पर्म का जिसे नेक बोलते हैं, तीसरा पार्ट है स्पर्म का जिसको मिडल पीस बोलते हैं या मिडल पार्ट, चौथा पार्ट है स्पर्म का जिसको टेल बोलते हैं। स्पर्म में कितने पार्ट है? 4। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट नेक, ये नेक है।
गर्दन आड़ी टेढ़ी हो गई, मतलब प्रॉपर नहीं है, ठीक है, ये नेक है। तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, हाँ, और मैंने आपको व्हाइट कलर में क्या बोला, ये बॉर्डर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जरा देखते रहिए बेटा, ये जो हेड का पार्ट होता है, इसमें सबसे पहले ये जो स्पर्म है ये मेल का है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा फादर का। तो फादर का कौन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है फादर का। उसके ऊपर एक बैग लगी रहती है, मैंने पहले बोला ये बैग गोल्जी बॉडी से बनी, तो इसका नाम है एक्रोसोम। क्या नाम है बेटा, बैग का नाम क्या है, एक्रोसोम। खतरनाक बैग होती हैं सर, कैसे, इस बैग के अंदर एंजाइम भरे हैं, और इस एंजाइम का नाम है लाइटिक एंजाइम। और ये जो खतरनाक एंजाइम होते हैं, इनका एक ही काम रहता है कि जब ये स्पर्म एग से मिलेगा, एग्स, तो एग्स को ब्रेक करेगा ये। सर कैसे, समझाते हैं। ये एग है, ये एग है, जब ये स्पर्म यहाँ पे आएगा तैरते तैरते, तब उसके पास जो बैग है बेटा, बैग का नाम बता। हाँ, तो जो बैग है, बैग के अंदर खतरनाक एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम सीधा इस दीवार पे अटैक करते हैं और दीवार को ब्रेक करते हैं। मतलब एग्स के दीवार को ब्रेक करने के लिए ये एंजाइम चाहिए, और ये एंजाइम कहाँ भरे हुए हैं, बैग में। तो इस बैग के अंदर ये एंजाइम्स है, ठीक है बेटा, समझ में आया सर। उस एंजाइम का एक ही काम रहता है, इट ब्रेक एक शेल, ऊपर का कवच तोड़ना एग्स का, ठीक है। उसके बाद में देखते जा, गर्दन में दो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल्स, इसका नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल, और इसका नाम है डिस्टल सेंट्रियोल। जो हेड के पास है वो प्रॉक्सिमल, जो हेड से दूर है वो डिस्टल। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स, ये डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है, इसका एक ही काम रहता है कि ये यहाँ पे एक लंबा सा धागा बनाता है, बीच वाला धागा, ये लंबा धागा बनेगा बेटा, इस धागे का नाम होता है एक्सियल फिलामेंट्स, इट प्रोड्यूस एक्सियल फिलामेंट्स। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, डिस्टल सेंट्रियोल एक लंबा धागा बनाता है बेटा, इस धागे का नाम बता, एक्सियल फिलामेंट बनाता है सर वो, ठीक है। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई, उसने बनाया था एक्सियल फिलामेंट्स, ठीक है। एक काम करते, इधर से लिखा जाएगा, उसको गड़बड़ होगी नहीं तो लिख के देता मैं वो। हाँ, उसके बाद सर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, ये सेल डिवीजन में काम करता है, सेल डिवीजन में काम करेगा ये, इसका काम है सेल डिवीजन। दो बातें क्लियर हो गई सर। मिडल पार्ट की बात करते हैं, मिडल पार्ट में आपको यहाँ ढेर सारा मिलेगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऐसे ऐसे होता है, जिगजैग स्पाइरल शेप में रहता है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये स्पाइरली अरेंज है। कैसा अरेंज है, स्पाइरली अरेंज होता है, जिसका नाम है, जिसका नाम है निबेन कर्ण, कर्ण, निबेन कर्ण मतलब स्पाइरली अरेंज। और माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही काम है, टू प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। बता, एनर्जी प्रोवाइड, रिपीट कर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। अब तीसरा कौन बचा, टेल, टेल का एक ही काम है, मोटिलिटी। व्हाट इज मोटिलिटी, मोमेंट्स, व्हाट इज मोटिलिटी, मोमेंट्स। और इसके अंदर ये पीले कलर का कौन बोला मैंने अभी अभी, एक्सियल फिलामेंट्स। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पर्म, लिखो इसे।
थोड़ा जल्दी ड्रॉ करो। हाँ हो गया। अगर हो गया तो जितने भी नाम है वो लर्न करो। जितने भी नाम है लर्न करो। ओके, तो एक फास्ट रिवाइज करते हैं इससे, एक शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ध्यान दो इधर। तो स्पर्म में कितने पार्ट रहते हैं? चार। हेड, नेक, मिडल पार्ट और टेल। हेड में क्या रहता? न्यूक्लियस और एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर कौन रहते हैं? एंजाइम्स। और ये एंजाइम जो रहते हैं ये एग्स के वॉल को ब्रेक करने में हेल्प करते। उसके बाद में आता है नेक। नेक में एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो काय में काम करता? सेल डिवीजन। डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट्स में। बीच वाले पार्ट का नाम क्या है? मिडल पार्ट। उसमें कौन है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे अरेंज है? स्पाइरली अरेंज है। इसका मेन काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। लास्ट में कौन सा पार्ट आता है? टेल। इसका मेन काम क्या है? मोमेंट्स। दैट इज अ मोटाइल। बराबर है? हाँ सर। इसके अंदर येलो कलर की लाइन क्या होती है? एक्सियल फिलामेंट, जो कहां से आई है? डिस्टल सेंट्रियोल्स। सो दिस इज द ओवरऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। कोई डाउट है यहां तक? सब क्लियर है? सही में? तो ये स्ट्रक्चर है सर स्पर्म का, याद रखना इसे। अब देखो, रेगुलेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, उसकी बात करते हैं। रेगुलेशन सर सबसे पहले होता है सर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन बनाया था जीएनआरएच वाला। कौन सा हार्मोन? उसने सीधा सर जीएनआरएच ने अटैक किया सर, मतलब इन्फॉर्म किया सर एंटेरियर पीजी को। एंटेरियर, कहानी यहाँ शुरू होती है, एंटेरियर पीजी। एंटीरियर पीजी फिर दो प्रकार के हार्मोन बनाता है, एक का नाम एलएच और एक का नाम एफएसएच। बेटा एलएच का और एक नाम होता है आईसीएसएच, याद रखना। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पहले इनकी बात कर लेते हैं। एलएच या फिर आईसीएसएच ये सीधा लेडिक सेल को एक्टिव करेगा। कौन से सेल को? लेडिक सेल को एक्टिव करेगा। तो जाके लेडिक सेल जो होता है वो एक हार्मोन बनाएगा। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन। समझा मैंने क्या लिखा है इधर? रिपीट कर भाई। एलएच नाम के हार्मोन ने सीधा किसको ऑर्डर बोला? लेडिक सेल को बोला, क्या बना? और टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो हेल्प करता है बेटा एक प्रोसेस में जिसका नाम है स्पर्मेटोजिनेसिस। क्या नाम है? मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
इस हार्मोन के बिना स्पर्म नहीं बन सकते। स्पर्म बनाने के लिए हार्मोन लगता है। कौन सा हार्मोन? ये कहां से आया? इसको किसने बोला? LH। जो कहां से आया? इतनी बात समझ में आ गई? अगर कहीं, सुन मेरी बात, अगर टेस्टिस के अंदर ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन बनता है तो दिक्कत हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो टेस्टोस्टेरॉन एक बार बढ़ गया, अगर एक्सेस हुआ, एक्सेस, तो फिर ये वापस एक ऑर्डर सेंड करता है, जो ऑर्डर जाती है GnRH को और एक जाती है LH को, और वहां पे होता है निगेटिव फीडबैक। क्या होता है? इसका मतलब उसको ब्लॉक करता है वो, कि अब आप टेस्टोस्टेरॉन मत बनाओ, मत बनाओ। क्योंकि अगर कोई भी बात आप समझ लो, अगर कोई हार्मोन एक्सेस होता है तो बीमारी होने के चांस है। जैसे थायराइड एक्सेस होता है, बीमारी हो सकती है। इंसुलिन एक्सेस हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर हार्मोन का अपना एक लेवल होता है, उसके ऊपर चला गया तो बीमारी हो जाएगी। हार्मोन कम हुआ तो प्रॉब्लम, ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम, वो बीच में रहना चाहिए। तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा तो वो किसको ब्लॉक करेगा? प्लस किसको? ताकि क्या ना बन सके? ना बन सके। इसको क्या बोलते हैं अपन? निगेटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं? अब कहानी FSH की है। तो जो FSH होता है बेटा, सुन मेरी बात, FSH ये सीधा एक्शन लेता है बेटा सेल के ऊपर। सेल का नाम है सर्टोली सेल। कौन सा सेल? इसका और एक नाम था नर्स सेल। क्या नाम था? फिर ये सर्टोली सेल जो होते हैं वो तीन तरह के केमिकल बनाता है। इससे तीन तरह के केमिकल बाहर निकलते हैं बेटा। पहले का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, अगर तुझे याद है तो ABP लिख के दिया था 3 दिन पहले या 4 दिन पहले। सर्टोली सेल प्रोड्यूस ABP। सर्टोली सेल प्रोड्यूस स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। व्हाट? और वही सेल बनाता है इनहिबिन। क्या बनाता है? इनके काम सुन। तो सर्टोली सेल ने बनाया स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। मैंने अभी अभी बोला था स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करता है। इसका काम है सर स्पर्मियोजेनेसिस। क्या काम है इसका? व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? अरे व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, इट्स कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है बेटा, इसका एक ही काम रहता है कि वो टेस्टोस्टेरॉन को कॉन्सेंट्रेट करता है। क्या करता है ये टेस्टोस्टेरॉन को? इट मेक कॉन्सेंट्रेट टेस्टोस्टेरॉन। और लास्टली कौन सा हार्मोन? देख ये क्या करता है, अगर गलती से FSH ज्यादा बन गया, कौन ज्यादा बन गया, या फिर इनमें से ये हार्मोन, ये तीनों, स्पेशली इनहिबिन को छोड़ो, ये दोनों या फिर ये FSH ज्यादा बन गया, तो इनहिबिन क्या करता है, सीधा इसको ही ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है उसको। रेड कलर में चाहिए। इनहिबिन बोलता है FSH भाई साहब बंद करो अपना नाटक, अभी बंद हो जाओ तुम। Who block the FSH? Inhibin. Who play a role in spermiogenesis? Spermiogenesis, sperm maturation। और टेस्टोस्टेरॉन को कॉन्सेंट्रेट किसने किया था? और तीनों कहाँ से मिलते हैं? इनको कौन ऑर्डर देता है? क्या आपको ये लिंक लगी? लिंक लगी कि नहीं लगी? लग गई लिंक? फोन आन ला, फोन, फोटो काढ। डर गया। फोटो काढ, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, लिखते बैठना। झालं? ओके, मला सेंड करून देशील। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? आपका एक टॉपिक खत्म हुआ जिसका नाम था बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या खत्म हुआ?
एक बार गहरी सांस लो, बस हो गया। मैं जो अभी पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा सा। कितना सा? थोड़ा सा। इसका नाम है oogenesis। oogenesis। इसका नाम है oogenesis। हल्का सा कॉम्प्लिकेट है। हेडलाइन लिखो, oogenesis। पहले सुनो, बाद में लिखते हैं। फीमेल में जो लाइफ साइकिल है थोड़ी कॉम्प्लिकेट है एज कंपेयर टू मेल। मेरी बात सुन बेटा, समझेगा नहीं बाद में। कब एग्स बना, कब रिलीज हुआ, कब मर गया एग्स, समझेगा नहीं। तो फीमेल में बिफोर बर्थ की लाइफ साइकिल अलग है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक लाइफ साइकिल अलग है, प्यूबर्टी में साइकिल अलग है, और आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर वो अलग है। प्यूबर्टी का मतलब होता है मिनार्क, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना। यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, दैट इज प्यूबर्टी। आफ्टर का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होना। बर्थ से लेके 12, मतलब बर्थ से लेके प्यूबर्टी, इसका मतलब है एट द एज ऑफ 12 ईयर तक, तक 12 ईयर तक। और इसका मतलब है जब वो एम्ब्रियो होती है तब। क्या होती है? एम्ब्रियो। समझा तू? मतलब कोई फीमेल जब एम्ब्रियो होती है तब उसके ओवरी में अलग चेंज है, क्योंकि oogenesis कहाँ होता है? ओवरी में। तो जब वो एम्ब्रियो होती है तब ओवरी में अलग चेंज होता है। उसका जन्म हुआ तो 12 साल तक या 13 साल तक उसके ओवरी में अलग चेंज होते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू है तब अलग चेंज होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई एट द एज ऑफ 50-45 ईयर के बाद, तब अलग चेंज होते हैं। तो ऐसे 1 2 3 4, 4 तरह के चेंज है। कितने चेंज है? 4। इसलिए मैंने बोला हल्का सा कॉम्प्लिकेट। तो शुरू करते oogenesis। लिखा आपने हेडलाइन? पहले मीनिंग बताओ, व्हाट इज oogenesis? फॉर्मेशन ऑफ ओहम या एग्स। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ ओहम और एग्स। ये होता है सर स्टार्ट एट अर्ली एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक स्टेज। सबसे बड़ी बात यह है कि फीमेल में एग्स बनना एम्ब्रियो में ही शुरू हो जाता है। उसका भी जन्म भी नहीं हुआ, बर्थ भी नहीं हुआ, बिफोर बर्थ ही उसके ओवरी में एग्स बनना शुरू होता है। तो स्टार्ट बिफोर बर्थ, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये सबसे पहले वाला कंसेप्ट है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? उसके बाद नो मोर एग्स, नो मोर, इसको मैं ये बोलूंगा, एक नहीं बोलूंगा एक्चुअली। एक जो बनता है ना वो एक सेल से बनता है, उस सेल का नाम है oogonia। क्या नाम है इसका? जैसे स्पर्म कहाँ से बना था? स्पर्मेटोगोनिया।
तो फीमेल में oogonia होता है, उससे एक बनता है, तो नो मोर oogonia एड। आफ्टर बर्थ, सर क्या बोला आपने, समझाता हूं मैंने क्या बोला। सुन ले बेटा मैंने क्या बोला। फीमेल में ओवरी में पहले क्या बन के रेडी है और उससे क्या बनता है, तो फीमेल में सबसे पहले उगोनिया बनता है, और अगर वो 100 बने, कितने बने, तो कितने एग्स बनेंगे, 100। और ये जो उगोनिया बनता है ये बिफोर बर्थ ही बनता है, आफ्टर बर्थ कुछ चेंज नहीं होता, जितना है उतना ही। अब इमेजिन करते हैं कि वो गर्ल है, उसका उम्र जो है वो, मतलब एम्ब्रियो की बात कर रहा मैं, बिफोर बर्थ की बात कर रहा, वो 7 महीने की है, और उसके ओवरी में 100 ओगोनिया बन के रेडी है, कितने, तो जब उसका जन्म होगा तो भी उसके ओवरी में कितने रहेंगे, जब वो प्यूबर्टी में आएंगी तो भी उसके ओवरी में कितने होंगे, कोई एक्स्ट्रा ऐड हुआ क्या, नहीं। तो ये मेल और फीमेल में फर्क है। मेल में स्पर्म कब बना था, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, स्पर्म कब बना था, लेकिन फीमेल में एग्स कब बनता है या ओगोनिया कब बनता है, बिफोर बर्थ बनता है। समझा मैंने क्या बोला, ये फर्क है। ठीक है बेटा, इसलिए आपने ये लिखा आपने। अब हम इसकी प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। प्रोसेस सुनो, प्रोसेस सुनो बेटा। वही आपको एक नया पेज लेना पड़ेगा, वही कल जैसा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चालून जाईल। हाँ, तू नया वो खरीद बेटा। हाँ, हमेशा स्टेपलर से काम चला रहा है। तो सर ओवरी में सबसे पहले एक सेल बना जिसका नाम था ओगोनिया। ओगोनिया का सर होता है माइटोसिस, जैसे आपने पहली स्टेप बोली थी माइटोसिस। इसमें होते हैं 2 ओगोनिया बन जाते हैं सर। आपको पहली स्टेप समझ में आ गई, ओगोनिया से वापस कौन बना, ओगोनिया ही बन गया। यहाँ पे ओगोनिया का और एक नाम होता है, वहां पर भी था जर्मिनल इपिथेलियम, वहां पर भी था स्पर्म में जर्मिनल इपिथेलियम। हो गया। दूसरी बात करते हैं बेटा, ध्यान से देख इधर, कि ओगोनिया जो होता है उसका यहाँ पे होता है ग्रोथ। क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर एक बड़ा सेल बनता है बेटा ओगोनिया से, इसका नाम है प्राइमरी oocyte। क्या नाम है, बस पहले इतनी बात याद रख, क्या बन के रेडी है, और ये बिफोर बर्थ हो रहा है, बच्चे का जन्म भी नहीं हो रहा, प्राइमरी oocyte बन के रेडी है, रेडी है। समझा तू, क्लियर हुआ। तो पहले 2 स्टेप लिख लो आप, माइटोसिस में क्या हुआ और ग्रोथ में क्या हुआ। अच्छे से लिखो।
आपने लिखा ये, लिखना हो गया। उसी के यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ऐसा लिखिए, ये हो रहा है बिफोर बर्थ। ये जो शुरू है ये हो गया बिफोर बर्थ। हो गया, कहानी यहाँ तक आ गई। उस बच्चे का जन्म अब तक हुआ नहीं है, उसके अंदर कौन बन के रेडी, ओवरी में बन के रेडी है। नेक्स्ट कहानी सुनो बेटा। सर, ये जो प्राइमरी oocyte है मैं उसी को ड्रॉ करूंगा अभी। ये प्राइमरी oocyte सर। सर इसका स्टार्ट हो चुका है मियोसिस 2, सॉरी मियोसिस 1, पता है ना वो नेक्स्ट स्टेप कौन सी है ग्रोथ के बाद, मियोसिस। इसका चालू हो जाएगा सर मियोसिस 1 स्टार्ट। बट मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया, बट ये जो मियोसिस 1 है ये अरेस्ट हो चुका है। ये कहीं ना कहीं बंद होता है। एट अरेस्ट एट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में एक स्टेप थी डिप्लोटीन, याद है क्या? मैंने बोला भी था ये, मैं रिपीट करूंगा, एक बार रिवाइज करूंगा इस चीज को। देख ले बेटा मैंने क्या बोला। प्राइमरी oocyte ने क्या चालू किया, शुरू किया, लेकिन कहाँ अटक गया वो? प्रोफेज 1 में एक स्टेप थी, किसके पहले थी ये स्टेज? डायकेनेसिस। किसके बाद थी? पैकेटिन के बाद थी डिप्लोटीन। वहां पे अरेस्ट हुआ। हो गया अरेस्ट, हो गया सर अरेस्ट। अब ये अरेस्ट फॉर्म में रहता है, ये प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट फॉर्म में ही रहता है। ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट फॉर्म में ही रहता है। अब आगे मैं क्या लिखूं वो देख, ये अरेस्ट फॉर्म में ही रहता है। यहाँ पे क्या लिखता हूं, ये वाली स्टेप इधर, ये होता है आफ्टर बर्थ अप टू प्यूबर्टी। मतलब मियोसिस 1, सॉरी oocyte ने क्या स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, कहाँ पे अरेस्ट हुआ? डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हुआ। और ये चलता रहा सिलसिला। मतलब ये सिलसिला कहाँ से कहाँ तक चलता रहा? ये 12-13 साल तक चलता रहा। 12-13 साल, मतलब उस बच्चे का जन्म हुआ, वहां से कहाँ तक? तब तक ये oocyte अभी भी अटका हुआ है। इमेजिन करो तुम, उस बच्चे का जन्म हो चुका है, अब वो 12-13 साल की हो गई है, प्यूबर्टी में आ गई है, तो भी ये अरेस्ट है, तो भी ये अरेस्ट है। मैंने क्या लिखा? अप टू प्यूबर्टी। समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर ये कंप्लीट कब होगा सर? अब वही बात कर रहा हूं मैं, ये कंप्लीट कब होगा? तो पहले आप इतना लिख लीजिए, मियोसिस 1 कंप्लीट कब होगा, पहले इतना लिख लीजिए। अप टू लिखना, अप टू प्यूबर्टी।
हो गया बेटा? आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? मतलब कोई गर्ल है, उसका एज 12-13 साल है या 12 साल है, उसके ओवरी में प्राइमरी oocyte होता है। क्या होता है? हाँ, प्राइमरी oocyte, प्यूबर्टी तक। उसके बाद क्या है केस, वो सुनाते हैं। अभी इतना लिखना हो गया। देखो इसके बाद क्या होगा सर, ये जो आपने ड्रॉ किया अभी प्राइमरी oocyte, इसका अभी मियोसिस 1 कंप्लीट होगा सर। इसका बेटा मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। मैं क्या लिखता हूँ देखते जाओ। इसका होगा मियोसिस 1 कंप्लीटेड। कब सर? एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी का मतलब होता है, अब उसका उम्र 13, 14, 15 ईयर्स है। एट प्यूबर्टी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 12 साल तक अप टू प्यूबर्टी, 12 साल के बाद एट प्यूबर्टी। समझ रहे हैं ना? अभी आप एट प्यूबर्टी हो। तो सर एट प्यूबर्टी कौन कंप्लीट हुआ? मियोसिस 1। उससे दो चीजें मिली सर, एक बड़ा सेल मिला, एक छोटा सेल मिला। जो बड़ा सेल मिला इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। क्या नाम है? और छोटा सेल मिला इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी। ऐसा क्यों सर? कारण है, जो सेकेंडरी oocyte है ये चाहता है उसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा आए। यहाँ इक्वल बंटवारा नहीं होगा, जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ अनइक्वल बंटवारा होगा। यहाँ ये चाहता है कि मेरे पास ज्यादा साइटोप्लाज्म आ जाए। कौन ज्यादा आ जाए? हाँ। तो जैसे दो जन कोई चावल खाना, मतलब चावल खा रहे हैं, दो जन हैं, तो एक जन चाहता है कि मैं 75% चावल खा जाऊं, मेरी भूख ज़्यादा है। तो भाई साहब ने ज़्यादा चावल खा लिए, इस हाइड्रोजन बढ़ गया इसका। इसलिए इसका जो डिफरेंस होता है, मतलब जो होता है सेल डिवीजन, वो अनइक्वल होता है। कैसे होता है? तो बड़े का नाम क्या है? सेकेंडरी oocyte। उसका नाम क्या है? और ये पोलर बॉडी बाद में मर जाती है, बाद में वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब मर जाती है। अब इसकी बारी है, इसकी बारी है। ठीक है बेटा? अब ये क्या करता है वो देख। पहले इतना लिख लो तू। सर समझ में आया? प्राइमरी oocyte जो है प्यूबर्टी के वक्त कन्वर्ट होता है सर सेकेंडरी है और फर्स्ट पोलर बॉडी में, मतलब उसका मियोसिस 1 पूरा हो गया ड्यूरिंग प्यूबर्टी। कोई डाउट है यहाँ तक? तो बताइए, ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या कंप्लीट होता है? मियोसिस 1। क्या मिलता है बेटा? सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। पोलर बॉडी मर जाती है, ये बचता है, ये जिंदा रहता है, ये जरूरी है। हो गया इतना? नेक्स्ट कहानी क्या है वो सुनो। सर आपने अभी अभी बोला है ये सेकेंडरी oocyte है। आपने बोला है ये सेकेंडरी oocyte है। हाँ बेटा, ये सेकेंडरी oocyte है। अब इसका शुरू होगा बेटा मियोसिस 2। क्या शुरू होगा? स्टार्ट मियोसिस 2। स्टार्ट मियोसिस 2। बट इट ऑल्सो अरेस्ट। ये भी अटक जाता है, वो भी अटक गया था, ये भी अटक जाता है, बट अरेस्ट एट मेटाफेज 2। सर ये मेटाफेज 2 कहाँ में आया? अरे भाई, मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 नहीं है क्या? याद करो ना वो। मियोसिस 2 में कौन है? अटक गया, वो अटक गया।
ये अटक गया सर अभी, ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी कहानी शुरू है। हाँ, ये अटक गया सर, तो ये है सेकेंडरी oocyte, अटक गया वो। अब ये बताइए इसका मियोसिस 2 पूरा कब होगा, पूरा कब होगा? हो सकता है हो भी जाएगा, नहीं भी हो जाएगा। अब मेरी कहानी के आगे वो सुन, इसका मियोसिस 2 पूरा कब होगा? सुन ले बेटा, इसका जो मियोसिस है 2 कंप्लीटेड when okay when contact of sperm, contact of sperm मतलब जब इस सेकेंडरी oocyte से कौन आके मिलेगा? स्पर्म। कौन आके मिलेगा? स्पर्म। तभी जाके इसका कौन कंप्लीट होगा, तब तक नहीं होता। फिर वो फिर कैसे मर जाता है, वो मर जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही तो बाहर निकलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एग्स बाहर निकलते हैं, एग्स, वो यही तो रहते हैं। कौन रहते हैं? सेकेंडरी oocyte। समझ रहे बात को? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने में जो बाहर रिलीज होता है एग्स, मरा हुआ अंडा, वो अंडा होता कौन है? सेकेंडरी oocyte। समझ में आया? तो इसका मियोसिस 2 पूरा कब होगा? जब इससे कौन मिलेगा? स्पर्म। क्योंकि मियोसिस 2 के लिए जो लगता है स्पिंडल फाइबर, वो स्पर्म के पास है। क्योंकि स्पर्म के पास, अब मैं बता दो पॉइंट, स्पर्म के पास रहते हैं सेंट्रियोल। क्या रहते हैं? बोला था ना वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और इसके पास नहीं है वो, ओहम के पास, मतलब इसके पास। तो स्पर्म के पास क्या थे? सेंट्रियोल। तो इसका मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा? जब यहाँ पे होगा स्पर्म कांटेक्ट। तब जाके वापस दो चीजें मिलेंगी, एक बड़ा सा सेल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल में ओहम। क्या बोलते हैं? लेकिन ये ओहम वो है जिससे स्पर्म कांटेक्ट किया, इसका नाम फर्टिलाइज ओहम होता है। क्या है इसका नाम? और एक होता है छोटा बॉडी, इसको बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड क्यों सर? अरे पोलर बॉडी इसके पहले बनी थी ना, तो वो कौन सी थी? प्राइमरी। तो ये कौन हो गई? आपको दिख रहा है ये ओहम बन के रेडी है। दिस इज अ फाइनल ओहम। और ये फर्टिलाइज हो गया, इससे स्पर्म ने कांटेक्ट कर लिया है। समझ में आया मैंने क्या बोला अब तक? हाँ, तो बताइए, सेकेंडरी oocyte जो था, इसका मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, बीच में अटक गया, अटक गया। अब ये कब खुलेगा इसका मियोसिस 2? जब इससे कौन मुलाकात करेगा? स्पर्म। तब ये काय में कन्वर्ट होगा? बड़ा सेल मतलब ओहम, छोटा सेल मतलब ये मर जाएंगी। और ये जो ओहम है यही फ्यूचर का जायगोट है। सर ऐसे कैसे? अरे भाई, इससे किसने मुलाकात की तो ये जायगोट नहीं बना क्या? इसी का नाम फर्टिलाइज ओहम है ना। क्लियर हुआ केस? तो आप बोलेंगे सर स्पर्म नहीं आया तो बेटा सेकेंडरी oocyte जो है ये बाद में मर जाती है और यही फिर बाहर निकलती है। ऐसा होता है। और इसी को बाहर निकालने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्योंकि एग्स है, मरा हुआ एग्स है, वैसे बाहर नहीं निकलता वो। इसको निकालने की प्रक्रिया होती है, इसी को निकालने की प्रक्रिया होती है, इसको साइकिल बोलते हैं। वो लिखा आपने उस तक? वो कहाँ तक आया था वो? हाँ, उसके बाद लिखो ये। तो मियोसिस 2 सिर्फ और सिर्फ स्पर्म के कांटेक्ट से होगा, अदरवाइज नहीं होगा, होगा ही नहीं वो।